चलिए हीट एंड एनर्जी, नया चैप्टर है हम लोगों का फिजिक्स का, हीट एंड एनर्जी, यही पढ़ेंगे आज। चलो बेटा विनोद, हाँ बस हीट और एनर्जी हम लोगों को पढ़ना है आज, हीट और एनर्जी। हम लोग देखेंगे हीट क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, इन सब की एक एक करके बात करेंगे। बेटा विनोद सेपरेट हो जाओ, आराम से कंसंट्रेट करो, नया चैप्टर है, स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, ढंग से समझ लो, ठीक है। चलो हीट एंड एनर्जी पढ़ेंगे। एनर्जी क्या होती है आप लोगों को पता ही है, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड व्हाट, एनर्जी। ये आप जानते ही, अभी आगे देखे भी हैं। हीट क्या है, टेम्परेचर क्या है, इनको देखेंगे, डेफिनेशन अलग अलग, फिर इनको इनकी यूनिट क्या है, कैसे मेजर करेंगे, ये सब देखेंगे एक एक करके। ओके चलिए, अभी चैप्टर में आपको बेसिकली क्या क्या पढ़ने को मिल सकता है ये देखना। काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर्स है, हीट एंड टेम्परेचर मिल सकता है आपको, थर्मोमेट्री मिल सकता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मिल सकता है, स्पेसिफिक लैटेंट हीट मिल सकता है, और हीट ट्रांसफर कितने तरीके से हीट ट्रांसफर हो सकता है उस पर भी बात करने को मिलेगा इस चैप्टर में। जैसे कंडक्शन है, कन्वेंशन है, रेडिएशन है ना, इन सब की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। या भी सब डिस्कस करेंगे। काइनेटिक मॉडल ऑफ मैटर्स, ये सब आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, काइनेटिक मॉडल क्या कहता है, लेकिन फिर भी एक मोटा मोटा जानते रहो कि इसमें क्या कहा जाता है। द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर स्टेट्स दैट द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स possess एन एनर्जी ऑफ मोशन। जो किसके भैया, मैटर जो एटम्स जो हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स possess एन एनर्जी ऑफ मोशन, मतलब काइनेटिक एनर्जी उसमें होगी। मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है, या मोशन के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। इसलिए लिखा है काइनेटिक एनर्जी। दैट वी परसीव एज द टेम्परेचर, तब उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसका टेम्परेचर कहते हैं। इसका मतलब अभी टेम्परेचर के डेफिनेशन आगे पढ़ेंगे तो हम बोलेंगे कि किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी मटेरियल या बॉडी की अगर हम टेम्परेचर की बात करेंगे तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है, उसकी जो क्या होती है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी उसके मॉलिक्यूल्स के, मतलब एटम्स जो भी है उसके अंदर, सब्सटेंस जो के अंदर जो भी एटम्स हैं, एटम के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो भी हैं, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसका जो एवरेज होगा, उसी को हम उसका सब्सटेंस का क्या कहेंगे, टेम्परेचर कहेंगे। उसी को सब्सटेंस का क्या कहेंगे, टेम्परेचर। अभी एक एक करके सब डिटेल में पढ़ने वाले हैं, अभी तो बस ब्रीफ दे रहे हैं कि इसका क्या मतलब है, जो पॉइंट्स हम लोगों ने लिखे थे। जिसमें कहा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स possess what एन एनर्जी ऑफ मोशन दैट वी परसीव एट टेम्परेचर, जिसको हम लोग टेम्परेचर अभी आगे बोलेंगे, एज ए टेम्परेचर हमें मिलता है किसी बॉडी सिस्टम में। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर कॉन्स्टेंटली इन मोशन, एटम्स और मॉलिक्यूल हमेशा कॉन्स्टेंटली क्या होते हैं, मोशन में होंगे। जैसे गैसीय सिस्टम हो गया, लिक्विड एटम्स हो गए, ये सब क्या होंगे, कॉन्स्टेंटली हमेशा किस में होते हैं, मोशन में ही होते हैं, है कि नहीं। एंड वी मेजर द एनर्जी ऑफ दीज मूवमेंट्स एज द टेम्परेचर ऑफ दैट सब्सटेंस। अगर इस मूवमेंट को हम एनर्जी, इस मूवमेंट की एनर्जी को हम मेजर कर ले तो वही सब्सटेंस की क्या हो जाएगी, एनर्जी हो जाएगी। समझ में आई हमारी बात, ठीक है। ये काइनेटिक थ्योरी है मैटर्स का। फिलहाल ये अपने सिलेबस में नहीं, लेकिन मोटा मोटा नॉलेज रखो कि है क्या क्या नहीं, क्या नहीं है। अब इसके पॉस्टुलेट्स हैं, बहुत सारे दिए हैं इसमें। क्या पॉस्टुलेट हैं देखो, द पार्टिकल्स विथ विच मैटर इज मेड अप ऑफ आर इन कांस्टेंट मोशन। मैटर जिन पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है वो सब क्या है, कांस्टेंट मोशन में होते हैं। जैसे एटम के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कांस्टेंट स्पीड से न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं कि नहीं, घूमते रहते हैं ना हमेशा, वो बताया जा रहा है। फिर क्या है इसमें, सेकंड क्या कह रहा है हमारा, देखो इसमें तो मॉलिक्यूलर मोशन इज रेंडम, मतलब अगर गैस में है, हम गैस या लिक्विड को भर के हम रखें इधर देखो, तो उसमें रैंडम इस तरह से पार्टिकल्स क्या होते हैं, मूव होते हैं कि नहीं, मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल फिक्स डायरेक्शन में जाते हैं क्या, रैंडम इधर उधर क्या होते रहते हैं, घूमते रहते हैं। अगर इसको समझना हो तो आपने क्या पढ़ा होगा, आपने टिंडल इफेक्ट पढ़ा होगा, अगर आप जानते होंगे ठीक है, नहीं तो जानते हैं तो आप ये समझिए, एक साफ पानी लीजिए किसी ट्रांसपेरेंट ग्लास में, उसमें कोई कलर डाल दीजिए। जब आप कलर डालते हैं तो देखिए नीचे क्या होगा, कलर इधर उधर बिखरता हुआ नीचे एकदम पूरा पानी में फैलता है। भाई कलर कैसे बिखर रहा है, जिन मॉलिक्यूल्स पे कलर गया वो मॉलिक्यूल जैसे जैसे मूव होंगे, भागेंगे, उसी के थ्रू तो कलर जाएगा पूरा मीडियम में। तो आप देखते हैं कलर इस तरह से स्प्रेड होता है पानी में, इसका मतलब मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स का मूवमेंट बहुत क्या है, रैंडम है, तभी तो रैंडम तरीके से पूरे पानी में फैल रहा है वो, ये समझने की बात थी अपने, ठीक है भैया। पार्टिकल्स इन मोशन possess काइनेटिक एनर्जी, जो भी पार्टिकल मोशन में है उसमें क्या होगी भैया, काइनेटिक एनर्जी होगी। ये सब तो पढ़े हैं हम लोग, जानते हैं, कुछ में कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देयर मोशन इंक्रीजेज एज दे गेन एनर्जी, जैसे जितनी ज्यादा उसमें वो एनर्जी मिलती जाएगी, उसका मोशन जो होगा, स्पीड जो होगा, वो उतनी ही क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। बढ़ती जाएगी कि नहीं बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन द पार्टिकल्स ड्यूरिंग ए कोलिजन बिटवीन देम, जब तो पार्टिकल्स एक दूसरे से कोलाइड करते हैं तो उसमें उनके बीच में क्या होती है, एनर्जी एक्सचेंज होती है। जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपने पढ़ा था, पार्टिकल्स टकराएंगे तो किसी की स्पीड बढ़ेगी, किसी की क्या होगी, घटेगी कि नहीं, तो एनर्जी एक का दूसरे में क्या होगा, इस तरह से एक्सचेंज होगा। क्लियर है, ऐसा सब कहा जा रहा है।
ये सब है अपनी सिलेबस का नहीं, जहां जरूरत पड़ेगी लिखने को वो बताएंगे, अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहे हैं कि है क्या पार्टिकल, किस तरह से बिहेव करेंगे, ताकि अभी मैं बोलूं एवरेज काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या जो होगा, एटम्स जो होंगे सब्सटेंस के, तो आप समझ में आए कि ये चीज क्या है। एटम्स के जो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, वो कहां से आ रहे हैं वो हमें पता भी तो होना चाहिए, है कि नहीं, क्यों भैया, ये सब देखना है। अब इसी का देखो भैया, इसी का कंटिन्यूएशन है। पार्टिकल्स सिंस गैसेस डू नॉट exert large forces on each other unless they are in collision with each other। जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं, जो गैसेस के क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो एक दूसरे पे बहुत ज्यादा फोर्स नहीं लगाते हैं जब वो कोलिजन में आते हैं। तो भाई बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल पार्टिकल्स होंगे ना, कितना फोर्स लगा देंगे कि धक्का मार देंगे चले जाएंगे वहां, ऐसा कुछ नहीं। कोलिजन में बहुत ज्यादा फोर्स एक दूसरे पे, ठीक है, ये बता रहे हैं। कोलिजन बिटवीन दीज पार्टिकल्स आर परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या है, परफेक्टली इलास्टिक का मतलब जिस स्पीड से गए दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे से कोलाइड किए, उसी स्पीड से दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ऐसे कोलिजन को क्या बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक। जैसे एक रबड़ की छोटी सी बॉल ले हम इस हाइट से नीचे छोड़े, फिर छोड़े तो उससे सेम हाइट तक आ गया, तब कहेंगे कैसा कोलिजन था नीचे से, इसका इलास्टिक था। इलास्टिक का मतलब जितनी एनर्जी के साथ गया था सेम उतनी एनर्जी से वापस। ऐसे कोलिजन को क्या बोलते हैं, इलास्टिक कोलिजन। मतलब जिस स्पीड से टकराया सेम उसी स्पीड से क्या हुआ, बाउंस बैक हुआ, वापस आया, तब ऐसे कोलिजन को क्या कहते हैं, इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाँ एकदम बिल्कुल, एकदम न ज्यादा न कम, उसको बोलेंगे इलास्टिक कोलिजन, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर मोशन इज ग्रेटेस्ट इन द गैस, लेस इन लिक्विड एंड लीस्ट इन व्हाट, सॉलिड। सॉलिड में मॉलिक्यूल बहुत पास पास होंगे, मोशन बहुत होगा, क्या नहीं, बहुत रैंडम होगा, वाइब्रेशन होता है। लिक्विड में थोड़े दूर दूर होते हैं, थोड़ा सा मोशन ज्यादा होगा। गैसेस में बहुत दूर दूर होते हैं, मोशन और तेज होगा। यही होता है ना, जानते हैं आप लोग, सब पता ही है आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। सॉलिड्स रिटेन ए फिक्स्ड वॉल्यूम एंड शेप, पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड यूजुअली इन क्या दिया रेगुलर पैटर्न। सॉलिड्स में क्या होते हैं, जो भी पार्टिकल्स होते हैं एटम से बहुत टाइटली क्या होते हैं, पैक्ड होते हैं। उनका एक रेगुलर पैटर्न होता है, एक डेफिनेट शेप और साइज होता है, एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है उसका, जानते हो ना, डेफिनेट वॉल्यूम होता है सॉलिड का। ये सब आप पढ़े जानते हैं, इसमें अलग से कुछ बताने की जरूरत है क्या, नहीं, सब पता है। ये सब जानते रहो क्या है क्या नहीं, ताकि अगर हम बोले अभी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पार्टिकल, एटम, ये सब आपको पता होना चाहिए, इसलिए बता रहे हैं ब्रीफ में। बाकी सिलेबस के पार्ट में भी हम लोग आते हैं। लिक्विड्स एज्यूम दैट द शेप ऑफ द कंटेनर which it is occupies but maintain their volume, particles close together with no regular arrangement। लिक्विड में पार्टिकल्स पास पास होते हैं, लेकिन सॉलिड का कंपैरिजन में थोड़ा दूर दूर होते हैं। और जिस कंटेनर में लिक्विड को हम डाल देंगे उसी का शेप और साइज क्या कर लेगा, वो एक्वायर कर लेता है। जिस शेप साइज में बर्तन में उसको हम डाल देंगे, लिक्विड उसी शेप साइज में आ जाता है कि नहीं, है ना भैया, क्लियर है ना, ऐसा बताया जा रहा है इसमें। उसमें भी पार्टिकल पास पास होंगे, लेकिन सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा पास पास हो, मतलब दूर दूर होंगे। लेकिन सॉलिड में ज्यादा पास पास होंगे, लिक्विड में थोड़े से क्या होते हैं, दूर दूर होंगे। और दूर दूर हो गए तो क्या हो जाएगा, वो गैसेस फॉर्म में आ जाएगा। फिर ऐसा हो गया, फिर कह रहा है कि गैसेस एज्यूम दैट शेप एंड वॉल्यूम इज इट्स कंटेनर एंड विल एक्सपेंड टू फिल ए कंटेनर ऑफ एनी साइज। पार्टिकल्स आर वेरी वेल फॉर अपार्ट विथ नो रेगुलर अरेंजमेंट। इसमें जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है बहुत दूर दूर होगा, तभी तो गैसेस स्टेट में आएगा। और ये भी सेम उसी तरह से, जिस तरह के हम इसको वेसल में कंटेनर में डाल देंगे उसी का शेप साइज क्या कर लेगा, एक्वायर कर लेगा। गैसेस में भी यही है, लेकिन गैसेस में जो एटम्स का अरेंजमेंट है लिक्विड के कंपैरिजन में और थोड़ा दूर दूर होगा। लिक्विड में इससे थोड़ा पास होगा, सॉलिड में बहुत पास पास होगा। ये सब तो आप जानते हैं, बचपन से पढ़ते आए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये सब बैकग्राउंड की बातें हो गई। अब ये देखो, इसमें पिक्चर देखो, समझ में आ जाए। ये समझ में आ रहा है किस किस स्टेट में है। ये कौन सा भैया बताओ, ये सॉलिड है। ये कंपैरिजन में क्या भैया बताओ, लिक्विड है। दिख रहा है ना, थोड़ा दूर दूर है, पास पास है, लेकिन इसके कंपैरिजन में थोड़ा दूर दूर है कि नहीं लिक्विड। ये किस स्टेट में है बताओ भैया, गैस। क्लियर दिख रहा है कि नहीं आपको, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मॉलिक्यूल्स हैं, ये एटम्स हैं, दिख रहे हैं ना, अरेंजमेंट से पता चल रहा है ना कहाँ कहाँ पास पास है, कहाँ कहाँ है दूर दूर। अब देखो, जिस तरह का वेसल में इसको डालेंगे उसी का शेप साइज क्या कर लेगा, ले लेगा। इसको इस तरह के शेप में डाले, इसमें आ गया। इस तरह के शेप साइज वाले कंटेनर में डाले तो इस तरह का शेप, उसी का शेप साइज क्या कर लेगा, एक्वायर कर लेगा। जिस तरह का वेसल या कंटेनर में इनको हम डालेंगे, चाहे वो लिक्विड हो चाहे क्या गैस हो। लेकिन सॉलिड के केस में ऐसा है क्या, लकड़ी का एक टुकड़ा डालने किसी कंटेनर में, जो उसका शेप साइज है वही तो रहेगा, उसका एक्वायर करेगा क्या, नहीं, है ना, क्लियर। ये सब जहन में रखने की बातें हैं, ठीक है भैया। चले आगे बढ़े। हीट एंड टेम्परेचर की यहाँ से बात हमें करनी है। आर दे वन एंड द सेम, क्या ये एक ही चीज है या अलग अलग चीजें, इनको डिफरेंशिएट करके अभी पढ़ने हैं। इफ नॉट हाउ विल यू
एक्सप्लेन द डिफरेंस, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस ये भी हमें बताना पड़ेगा। बॉइलिंग ऑफ वाटर ये है इन ए पॉट और ए बीकर हैज मोर हीट एनर्जी। ठीक है, देखेंगे ये सब, अभी सब डिस्कस करेंगे क्या है इसका मतलब। ठीक है बेटा, आ जाओ विनोद, चलो आओ। हीट क्या है ये बात करेंगे, फिर एक एक करके डिस्कस करेंगे। अब हेडिंग करो सबसे पहले, क्या हीट, हेडिंग करो हीट, हेडिंग करिए आप सबसे पहले, हमारे सिलेबस का पार्ट आ गया। अब क्या है भैया, हीट, हेडिंग करो विनोद, हीट, हाँ बिल्कुल बेटा विनोद हेडिंग करो। हेडिंग क्या करना है, हीट, व्हाट इज हीट, हीट की हम लोग बात करने वाले हैं कि हीट क्या होता है, बात करेंगे। नोट डाउन करो, बैठ जाओ बेटा विनोद, आपने सारी चीजें देख ली। ठीक है, बुक की क्वेश्चन कर लो अपने, यही देख लिया, बढ़िया लोग, गुड्डा लोग। हीट हेडिंग करिए, लिखिए इसमें। अब हीट क्या होता है, हीट क्या होता है, एनर्जी का एक फॉर्म होता है। और ये कैसी क्वांटिटी है भैया, स्केलर क्वांटिटी है। और क्या है, इसको हम जूल में भी मेजर करते हैं और कैलोरी में भी मेजर करते हैं। किस में मेजर करते हैं भैया, कैलोरी में मेजर करते हैं, जूल में भी करते हैं। और रिलेशन यहां से देखेंगे, 1 कैलोरी इक्वल टू होता है, 1 कैलोरी इक्वल टू होता है 4.186 जूल होता है। 1 कैलोरी इक्वल टू कितना होता है, 4.186 जूल, या इसी को कहीं कहीं अप्रॉक्स में लिखा रहता है 4.2 जूल। अभी सब लिखेंगे, अभी बोलते हैं। लिखो हीट पहले क्या है, ठीक है, हीट का मतलब क्या लिखो, हीट का मतलब लिखिए, हीट इज व्हाट, लिखो डेफिनेशन लिखो हीट की, हीट लिखो द सम ऑफ, लिखो द सम ऑफ, लिखा हो सकता है शायद आपका इसमें, द सम ऑफ, देखो इसमें, द सम ऑफ potential and kinetic energies of, the sum of potential and kinetic energies of, the sum of potential and kinetic energies of particle of a substance or body, particles of a substance or what, body, the sum of kinetic and potential energies of particles of a substance or body is referred as heat of that body, is referred as heat of that body, उसे उस बॉडी का क्या कहेंगे हम, हीट कहेंगे। is referred as heat of that body, उसको हम उस बॉडी का क्या कहेंगे, हीट कहेंगे। एक डेफिनेशन ये हो गई। एक और करके सेकंड डेफिनेशन लिखो इसको। अब ऐसे सेकंड डेफिनेशन ये कहती है कि जब दो बॉडी के बीच में हीट ट्रांसफर हो, जब दो बॉडी के बीच में क्या हो, एनर्जी ट्रांसफर हो, और टेम्परेचर के डिफरेंस पे ये मैटर डिपेंड न कर रहा हो, मतलब जब दो बॉडी के बीच में एनर्जी ट्रांसफर हो और टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड न कर रहा हो, उसी अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, हीट या हीट एनर्जी कहते हैं। दो बॉडीज के बीच में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, लेकिन उन दोनों बॉडी के टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, या टेम्परेचर डिफरेंस पे वो एनर्जी का ट्रांसफरेंस डिपेंड नहीं कर रहा हो, तो वो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर हो रही है उसी को हम क्या कहेंगे, हीट कहेंगे, या फिर क्या कहेंगे, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करेगा, सॉरी टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करेगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, हीट या फिर हीट एनर्जी। तो लिखो द अमाउंट ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, the amount of energy takes place between two objects takes place between what, two object, which depends on which depends on which depends on temperature difference between them, 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 is called heat or what, heat energy, is called heat or heat energy। तब उसे हम हीट या फिर क्या कहेंगे, हीट एनर्जी कहेंगे।
बिटवीन देम, ठीक है, तब उसको अपन हीट या फिर क्या कहेंगे, हीट एनर्जी। नीचे लिखो, रीड आउट डाउन, लिखो, नीचे लिखो, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी है, इसका मतलब केवल और केवल इसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन की बात नहीं होती। लिखो, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। नीचे लिखो, its unit is what, कैलोरी। its unit is what, कैलोरी। इसकी यूनिट क्या भैया, कैलोरी। कैलोरी, कैलोरी, बात एक ही है। हाँ बेटा, ये ऐसा यूनिट है। इट्स यूनिट इज व्हाट, कैलोरी। कैलोरी, कैलोरी, जो भी लिखो। और लिखो 1 कैलोरी को कितना होता है, 4.186 जूल भी होता है, इसका यूनिट भी होता है। मतलब 1 कैलोरी इक्वल टू 4.1860, या इसी को कहीं कहीं अप्रॉक्स 4.2 जूल लिखा जाता है। मतलब कैलोरी को अगर जूल में कन्वर्ट करना हो तो 4.186 से या 4.2 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। कहीं अगर आ गया कि 10 कैलोरी हीट है तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4.186 से या 4.2 से हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब वो जूल में आएगा। जूल में दिया है, कैलोरी में चेंज करना है तो 4.2 या फिर 4.186 से हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। बात क्लियर हुई, ऊपर से गई। लिखो बेटा, विनोद लिखो, अमाउंट ऑफ हीट को हम लोग क्यू से या एच से कभी कभी डिनोट करते हैं। एच से भी डिनोट करते हैं और किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। मैं दोनों में बता रहा हूं, ध्यान रखना। अगर ये क्यू से डिनोट करें या एच से, बात एक ही है। अगर ये क्यू हमारा किस में दिया है, कैलोरी में दिया है। किस में दिया है भैया, कैलोरी में दिया है। किस में दिया है, अगर इसको हमें कन्वर्ट करना है जूल में तो किससे मल्टीप्लाई करें, 4.186 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये किस में आ जाएगा, जूल में आ जाएगा। कोई दिक्कत, ये तो पहली बात हो गई। दूसरा मैं क्या कह रहा हूं, अगर जूल में दिया है, किस में दिया है, जूल में दिया है, और हमें किस में निकालना है, अगर ये क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी जो भी दिया है हमें जूल में दिया है, हमें कन्वर्ट करना है किस में, कैलोरी में, तो हमें इसे डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 4.186 या 4.2 से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर किस में आ जाएगा, कैलोरी में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, समझ आया विनोद। क्यू को मतलब कुछ अमाउंट ऑफ हीट हमें दिया रहेगा ना। क्यू एक अमाउंट ऑफ हीट है, एक्स मान लो, एन मान लो, कुछ भी मान लो, हमने क्यू मान लिया क्योंकि हीट को हम लोग क्यू से या कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करेंगे तो हमने क्यू मान लिया। कोई प्रॉब्लम है नहीं। हाँ, अब मैं एक एग्जांपल अभी डिस्कस कर लूँगा। हाँ बिल्कुल, अभी इसको लिख लो, एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, आ जाएगा। एक एग्जांपल लिख लेते हैं, अभी आ जाएगा बेटा विनोद। चले लिखे, जैसे क्वेश्चन में अगर डेटा दिया है कि 1 कैलोरी में कितने जूल एनर्जी लिखा है, लेना है तो वही यूज करिएगा। नहीं दिया है तो हमेशा क्या यूज करिएगा, 4.186 या 4.18 यूज करिएगा। दिया है 4.2 तो 4.2 यूज करेंगे, नहीं दिया है तो हमेशा क्या यूज कीजिएगा, 4.18 ही यूज करना है अपने को। क्लियर, डन। अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं, इसमें आपको आइडिया हो जाएगा। हटाएं से, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ले लेते हैं, लिखो, छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। मान लीजिए हीट दिया है हमें 3 कैलोरी, कितना दिया है भैया, 3 कैलोरी। हम पूछ रहे हैं ये हीट किस में निकालो, आप जूल में निकालो। किस में निकालो, जूल में। तो क्या कीजिएगा बताओ, क्या कीजिएगा इसके लिए, 3 इंटू 4.18 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना आ जाएगा, बोलो, 12.54 जूल आ जाएगा। 12.54 जूल आ जाएगा कि नहीं, कन्वर्जन हो जाएगा ना इसका, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके अपोजिट अगर समझो हो तो एक क्वेश्चन दूसरा कर लेते हैं, एक सेकंड क्वेश्चन लेते हैं इसको समझने के लिए। अगर अमाउंट ऑफ हीट हमें दिया होता, सपोज करो 41.86 जूल दिया होता, हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, कैलोरी में। तो कैसे करेंगे कन्वर्ट, इसको डिवाइड करेंगे इससे 4.186 से, तो ये किस में आ गया, कैलोरी में आ जाएगा। डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स आएगा ये, बोलो विनोद कितने टाइम्स आएगा, ये 10 टाइम्स आएगा, सीधे दिख रहा है ना, कितना जाएगा, 10 कैलोरी आ जाएगा। आसान से बात है।
जो हमने पीछे चीज़ें पढ़ी उसको हमने क्लियरिफाई कर लिया कैसे है कैसे नहीं है। कोई दिक्कत बताओ, कोई परेशानी? नंबर कितने भी हो सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए 2 एग्जाम्पल हमने लिए, ठीक है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए, चलिए। चले भैया, अब आ जाओ आगे। फिर ये किस में मेजर किया जाता है, ये तो हमने देख ही लिया। अब ये इट कैन बी एक्सचेंज बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इफ देयर इज ए डिफरेंस इन टेम्परेचर। ये दिख रहा है ना आपको? इट फॉलोज फ्रॉम हॉटर बॉडी टू व्हाट, कूलर बॉडी। हमेशा किधर किधर जाएगी? हॉट बॉडी से कूल्ड बॉडी की तरफ जाएगा। हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिट, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग करेंगे हम क्या, टेम्परेचर। हेडिंग करो नेक्स्ट, टेम्परेचर। ये व्हाट इज टेम्परेचर, हेडिंग करो। टेम्परेचर क्या होता है आप ये समझेंगे। व्हाट इज टेम्परेचर, हेडिंग करो। बोलो भैया, व्हाट इज टेम्परेचर? व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर क्या होता है, लिखो। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। द डिग्री ऑफ या द मेजरमेंट ऑफ, ऐसे लिखो। द मेजरमेंट ऑफ या फिर लिखो डिग्री ऑफ, जो लिखो बात एक ही है। क्या लिख रहे हो आप? द डिग्री या फिर मेजरमेंट, जो लिखो बात एक ही है। द डिग्री ऑफ या फिर द मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। द डिग्री और व्हाट, मेजरमेंट ऑफ hotness or coldness of a body is called temperature of that body, is called temperature of that body। किसी बॉडी सिस्टम की जो हॉटनेस और कोल्डनेस, या हॉटनेस या हॉट होगी तो कूल नहीं होगी, कूल होगी तो भाई हॉट नहीं होगी, ठीक है ना। उसकी डिग्री जो होगी, उसका जो मेजरमेंट होगा, उसी को हम कहेंगे, उसका ये क्या है, टेम्परेचर है। द डिग्री ऑफ या द मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर ऑफ दैट बॉडी। इज दैट क्लियर? एक सेकंड डेफिनेशन इसको लिखो, और हाँ बेटा, और करके सेकंड डेफिनेशन लिखो। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए सिस्टम और बॉडी, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी of particles of a system, the average kinetic energies of particles of a system या फिर substance और body, जो लिखना चाहो। नहीं, ऐसे लिखो। the average kinetic energy of particles of a substance or body is called temperature of that body, is called temperature of that body, called temperature of that body. Write down. It does not depend on mass or number of particles of the body. It does not depends on mass or number of particles of the body, or नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी। इसको ऐसे समझिए, जैसे भगोने में बड़ा सा कढ़ा लिया आपने, मान लीजिए कढ़ा समझते हैं, अभी निमंत्रण वगैरह जाते होंगे, बड़े से कढ़ा में देखो वहां बनती रहती ना पूरी सब्जी वगैरह। कढ़ा कह रहा बेटा, कढ़ाई तो छोटी होती तेरे घर में है, कढ़ा की बात कर रहा हूँ जो बड़ा सा होगा। समझ गया? देखो बेटा, वही कढ़ा ले बेटा, लोटना नहीं। उसमें तेल जो होता है बहुत हाई टेम्परेचर होता है, 1000 के आसपास होता है बेटा। जाओगे ना तो हड्डी निकालेंगे ऐसे, ये रहा लड़का, कुछ बचेगा नहीं वहां। ये समझना कि अब जैसे हमने कह दिया, पानी किसी बड़े से बर्तन में आपने गर्म किया, तो उससे चाहे 1 लीटर पानी निकाले चाहे पूरा पानी निकाले, दोनों का टेम्परेचर सेम रहना है। मास पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि कम पानी निकाल रहे हैं कि ज्यादा निकाल रहे हैं तो ज्यादा हीट होगा या कम हीट होगा। सबका टेम्परेचर क्या होगा, सेम ही होगा। इसलिए मास पे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड
नहीं करेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है ना भैया विनोद? ठीक है। अब नीचे लिखो इसकी यूनिट क्या होगी, लिखो इट्स यूनिट, लिखो इट्स यूनिट। अच्छा इसको किससे डिनोट करेंगे? इट इज डिनोटेड बाई, हाँ बेटा डिनोशन की बात कर रहे हैं भैया, कैसे डिनोट करेंगे? इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल टी और थीटा, या तो कैपिटल टी से डिनोट करेंगे या किससे डिनोट करेंगे? थीटा से। थीटा बेटा ईटा नहीं, थीटा। हाँ लिख लीजिए, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल टी और थीटा, एंगल थीटा जो लिखते हो वही। क्यू मत बना देना, कुछ बच्चे ऐसे लाइन खींच लेंगे, इसकी टेल खींच लेंगे, पूछ ये तो क्यू हो जाएगा, हीट हो जाएगा ना। ये थीटा होगा, थीटा, ये थीटा है, ये थीटा बेटा, ये गोला बना के पेट फाड़ दो। इट इज डिनोटेड बाई टी और व्हाट, थीटा। नीचे लिखो इट्स यूनिट इज, ओ बेटा विनोद, इट्स यूनिट इज, इट्स यूनिट इज डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस का ऐसे लिखिएगा, डिग्री सेल्सियस और केल्विन। बेटा अभी लिख जाओ, डिग्री सेल्सियस और व्हाट, केल्विन। हाँ हाँ बेटा भाई, या ठीक है। हाँ हाँ बेटा, हाँ तुम लोग तो वही बात कर दिए कि वो नाई के पास गया अपना बाल बनवाने बेटा, वो नाई के पास गया अपना बाल बनवाने एक लड़का, तो नाई बहुत देर तक उसका बाल देखा, कहा यार इसका शुरुआत कहाँ से किया जाए, ये तो चारों तरफ से फिर बार बार वही लग रहा है। बहुत देर देखने के बाद कहता है बेटा सिगरेट पीते हो क्या? तो लड़का मुस्कुराते हुए कहता बाल से धुआं निकल रहा है क्या? तो इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड स्ट्रांग नहीं करना है, समझ रहे कि नहीं? लिख ले विनोद, क्या लिखा? इट्स यूनिट इज डिग्री सेल्सियस या फिर व्हाट, केल्विन। बेटा बेटा बस करो, केल्विन के लिए सिंबल के यूज करते हैं, केल्विन के लिए सिंबल क्या यूज करते हैं? के यूज करते हैं, कैपिटल के यूज करते हैं। नीचे लिखो इट्स अदर यूनिट्स आर, लिखो इट्स अदर यूनिट्स आर, इट्स अदर यूनिट्स आर, एक हमने लिखवा दिया डिग्री सेल्सियस, क्या लिखवाया हमने? डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। एक हमने कहा क्या? केल्विन। इट्स अदर यूनिट्स आर फॉरेनहाइट, फॉरेनहाइट मतलब बेसिकली इसको डिग्री फॉरेनहाइट लिखा जाता है, ठीक है। हर एक रैंक र्यूमन होता है लेकिन लिखने की जरूरत नहीं, र्यूमन आर होता है एक, ये भी यूनिट है और क्या। रिलेशन जो लिख रहा हूं हमारा एक बहुत काम का है लिखना, C अपॉन 5 इक्वल टू F-32 अपॉन 9 इक्वल टू K-273 अपॉन 5 और R अपॉन क्या होता है भैया 4। रिलेशन बहुत काम का है। C अपॉन 5 F-32 बेटा विनोद, C अपॉन 5 F-32 अपॉन 9 K-273 अपॉन 5 और R अपॉन क्या होता है 4। अगर इसमें हमसे ये पूछा जाए कि सबसे बड़ा स्केल कौन सा होता है तो आप क्या आंसर कीजिएगा? सबसे बड़ा स्केल कौन सा होगा? कौन सा बड़ा होगा स्केल? सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है? आपके सिलेबस में इसका दूर दूर तक नाता नहीं होगा, टीचर इसका गलती से भी नाम नहीं लेंगे, टीचर्स इसकी गलती से भी नाम नहीं लेंगे, कभी कभी कंपटीशन में भी नहीं आता ये। तो उन सबको छोड़कर अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा स्केल कौन सा होगा? सबसे बड़ा कौन सा होगा? लार्ज स्केल कौन सा है लिख लेना, डिग्री सेल्सियस क्या है?
बहुत ध्यान से देखना। अब डिग्री सेल्सियस इन सब का मतलब देखो इसमें लिखा कैसे जाएगा, बहुत ध्यान समझना बेटा विनोद। अब कोई टेम्परेचर अगर आपको लिखना हो गया ना कभी, जैसे मान लो 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ लिखेंगे 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर उसी चीज को मुझे केल्विन में लिखना होगा तो हम लिखेंगे 25 केल्विन, मतलब इसी का कन्वर्जन नहीं है। कन्वर्जन तब होगा जब 273 ऐड करेंगे। मान लीजिए कोई टेम्परेचर है केल्विन, फॉरेन हाइट में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे 25 डिग्री फॉरेन हाइट। कहने का मतलब यह है कि जब डिग्री सेल्सियस लिखेंगे, डिग्री फॉरेन हाइट लिखेंगे तो वहां जीरो बनेगा, लेकिन जब केल्विन लिखेंगे तो यहां जीरो नहीं बनेगा। सेल्सियल फॉरेन हाइट का लिखेंगे तो वहां डिग्री बनेगी, लेकिन केल्विन का लिखेंगे तो यहां डिग्री नहीं बनेगी। बात क्लियर है हमारी बात? नहीं, वहां भी नहीं बनेगी, वो तो दूर दूर तक उसका कहीं रिलेशन नहीं आएगा। मैंने लिखवा दिया। कोई लड़का कहेगा बहुत आता है बहुत आता है, क्या टाटू गुगली मार देना, ये बताओ इसमें क्या आता है, इसमें फंस जाएगा फिर काम अपना। हाँ, र्यूमन 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 मैं कह रहा हूं भैया, आर से दिख नहीं रहा है, न्यूमैन कह रहा है। नहीं बेटा नहीं, नहीं जिन्हें ज्यादा एच में हटाता हूं ना बेटा, आ जाएगा जेड, आ जाएगा वहां जीरो आ जाएगा। चलो अब यहां समझो, अगर थीटा सी मतलब टेम्परेचर को थीटा से मेजर करना हो, केल्विन में चेंज करना हो, देखो कन्वर्जन में लिख रहा हूं, कन्वर्जन कहां से कहां तक, डिग्री सेल्सियस का किस में ले रहे हैं, केल्विन में ले रहे हैं। किस में ले रहे हैं, डिग्री सेल्सियस का केल्विन में कन्वर्जन ले रहे हैं। तो ये कन्वर्जन होगा कैसे, जैसे मान लो कोई टेम्परेचर दिया थीटा सी इक्वल टू दिया, यही मान लेते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ये दिया हमें। हमें चेंज करना है इसको केल्विन में, किस में चेंज करना है, इसको याद रखना। जब केल्विन में चेंज करते हैं तो 273 हमेशा क्या करते हैं, ऐड करेंगे। अब ये किस में आ जाएगा, केल्विन में। 273 ऐड करने कितना आ जाएगा, 298 केल्विन आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में चेंज करना होगा तो 273 ऐड करते हैं हमेशा, 273 हमेशा क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो ये किस बेटा फार्मूले में यहां दिख रहा है ना विनोद, हाँ क्योंकि स्केल छोटा है इसका। क्या है विनोद, 298 केल्विन हो जाएगा, 298 क्या हो जाएगा, केल्विन हो जाएगा। इसका उल्टा ये है रूम टेम्परेचर, कहीं कहीं आ जाएगा रूम टेम्परेचर। ये क्या है हमारा, रूम टेम्परेचर, इसी को कहते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर। क्या कहते हैं, नोट करना, बहुत जगह न्यूमेरिकल में आएगा, डेटा दिया नहीं जाता, याद होना चाहिए। इसको कहते हैं नॉर्मल टेम्परेचर। क्या कहते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर। बात एक ही है, मतलब डिग्री सेल्सियस में बताना हो तो 25 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में बताना हो तो क्या होगा 298 केल्विन। रूम टेम्परेचर होगा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर होगा, या क्या होगा, नॉर्मल टेम्परेचर होगा। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत वाली बात बताओ, कोई परेशानी की बात, यहां तक क्लियर हुआ? इसके उल्टे समझते थोड़ा सा। अगर अगर मैं आपसे कहूं इसको किस में चेंज करना है, फिर मैं कहूं आपसे एक टेम्परेचर दिया जो केल्विन में है, थीटा के इक्वल टू हमें दे रखा है, मान लो 300 केल्विन दिया, कितना दिया है, हम आपसे पूछ रहे हैं डिग्री सेंटीग्रेड में निकालो या डिग्री सेल्सियस में निकालो। तो कैसे निकालेंगे जरा बताना हमें। इस 300 में 273 हमें माइनस करना पड़ेगा। 273 क्या करना पड़ेगा, क्योंकि केल्विन में वो कैसे आता है, जब 273 उसमें ऐड करते हैं तो 273 हाँ हाँ बेटा विनोद, थैंक यू, आपकी कैलकुलेशन बहुत तेज है बेटा। तो थीटा सी इक्वल टू कितना जाएगा 27, और क्या हो जाएगा ये डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेंटीग्रेड अब मत कहना, क्योंकि अब ये हट गया है, डिग्री सेल्सियस ही हर जगह लिखा जा रहा है, बताया जा रहा है, डिग्री सेंटीग्रेड नहीं लिखा जाता है। क्लियर हुई बात? तो माइनस करेंगे, अगर केल्विन में दिया है डिग्री सेल्सियस में निकालना है तो 273 माइनस करेंगे, डिग्री सेल्सियस में दिया है केल्विन में निकालना है तो 273 प्लस करेंगे। बात क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं, आगे बढ़ा जाए, चलिए। कन्वर्जन समझ में आ गया?
ठीक है। अब हमें कन्वर्जन की हम बात करें कि अगर हमें चेंज करना है किसको, डिग्री सेल्सियस को चेंज करना है डिग्री फ़ारेनहाइट में, तो क्या करना चाहिए? डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करना हो तो क्या करना चाहिए बताओ? रिलेशन क्या हमने पढ़ा? C/5 इक्वल टू F-32 अपॉन क्या है भैया? 9 है। अब हमने कह दिया C, ये बेसिकली डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर है। थीटा C इक्वल टू हमने कह दिया 25 डिग्री सेल्सियस। अब इसको चेंज करना है किसमें? डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो हम चेंज कर लेंगे भैया, ऐसा क्या है, रखा जाए वैल्यू, रखेंगे तो क्या होगा यहां से बताएं? ये 9 इधर मल्टीप्लाई होगा, 9/5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? F-32। C कितना है रख दो, थीटा C दिया है ना डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर 25, माइनस के 32 उधर आएगा तो प्लस हो जाएगा भैया, बोलो विनोद, हो जाएगा ना प्लस। 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 5 5 जा 9, 5 जा 45 प्लस 32 इक्वल टू क्या हो गया? डिग्री फ़ारेनहाइट। सॉल्व करेंगे, F इक्वल टू कितना आ जाएगा जरा बताना? 45 में अगर हम 32 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर कितना आ गया? 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसीलिए हम कहते हैं ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है कितना है? ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना है दोस्त? ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना है? अगर डिग्री सेल्सियस में लिखना होगा तो 36.6 डिग्री सेल्सियस आता है, इसी के अप्रोक्स 37 लिखा जाता है, 37 डिग्री सेल्सियस होगा। फ़ारेनहाइट में लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? थीटा एफ करके लिख रहे हैं, 98 पॉइंट कितना जाता है? 4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये कन्वर्जन करेंगे तो अप्रोक्स ये वैल्यू आ जाती है, इसको कैलकुलेट करना ना, बाकी कन्वर्जन बता रहे हैं। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में 36.6 या 37 आता है, उसी को अगर हमें लिखना हो किसमें? डिग्री फ़ारेनहाइट में, तो 98.4। क्लियर है? उसमें जो हम थर्मामीटर लिए रहते हैं क्या भरा होता है लिक्विड? उसमें मरकरी भरा होता है। क्या भरा होता है? मरकरी ही क्यों यूज करते हैं? क्योंकि उसका बहुत क्या होता है? यूनिफॉर्म एक्सपेंशन होता है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ यूनिफॉर्मली एक्सपेंड होता है। जैसे पूछे कि और कोई लिक्विड क्यों नहीं यूज किए, वाटर क्यों नहीं यूज किए, अभी पूछेंगे वाटर क्यों नहीं यूज किए, क्योंकि वाटर के केस में क्या होता है? एनोमलस एक्सपेंशन होता है। एनोमलस एक्सपेंशन का मतलब एक यूनिफॉर्म रेट से एक्सपेंशन नहीं हो पाता। 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से आगे बढ़ाएंगे टेम्परेचर तब भी वाटर का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर कम करेंगे तब भी वाटर का वॉल्यूम क्या होता है? इंक्रीज। लेकिन मरकरी के केस में ऐसा नहीं होगा, या तो बढ़ ही रहा होगा लगातार, या तो क्या हो रहा होगा? घटीगा है। इसलिए मरकरी यूज करते हैं, लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है भैया? ठीक विनोद? चलो नोट किए इसको, आगे बढ़े। ठीक है विनोद, चले आगे। अब लिखो वो कौन सा टेम्परेचर है जिसमें डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट एक दूसरे के क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्वेश्चन लिखियो, एट विच टेम्परेचर, क्वेश्चन लिखो बेटा, इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद भी रखना, रिमार्केबल पॉइंट है ये भी एक गूगली ही है सामने वाले को फंसाने के लिए। एट विच टेम्परेचर, एट विच टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट बोथ आर इक्वल, बोथ आर व्हाट? इक्वल। दोनों क्या है? इक्वल है, ये हमें दिखाना है। वो कौन सा टेम्परेचर है दोनों में दोनों क्या है एक दूसरे के, जिसमें दोनों क्या है? इक्वल है। कैसे करोगे भैया बताओ? हमें रिलेशन पता है इनके बीच में क्या है? C/5 इक्वल टू क्या होता है? F-32/9। दोनों इक्वल हो रहे हैं तो C इक्वल टू क्या हो रहा है? F, या F इक्वल टू क्या हो रहा है? C। दोनों इक्वल है एक दूसरे के, तो हमने मान लिया क्या है? ये x है। क्या है मान लेते हैं हम? वैल्यू रखा जाए x की वैल्यू निकालने अपने को। x/5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? X-32/9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 9x इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहां से 5x माइनस के 160 हो गया दोस्त। 5x इधर आकर माइनस होगा, माइनस के 160। 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस के 160। x इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस के 40। तो यहां से टेम्परेचर x इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस के 40 डिग्री सेल्सियस, या फिर लिख दें माइनस के 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। दोनों का मतलब क्या है? एक ही है, दोनों का मतलब एक सा ही है।
तो वो कौन सा टेम्परेचर है जिसमें डिग्री सेल्सियस डिग्री फॉरेनहाइट दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं? माइनस के 40 डिग्री सेल्सियस के हैं या माइनस के 40 डिग्री फॉरेनहाइट दोनों क्या है? इक्वल ही होंगे। इज क्लियर? नोट डाउन कर लो, जल्दी से कर लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं ना, नोट करो। अब आगे बात करने वाले हैं हम लोग, यहां तक हो गया, चलो ठीक है। टेम्परेचर का हो गया, थर्मोमेट्री क्या है? वही टेम्परेचर का मेजरमेंट है, थर्मोमेट्री में बसी है। थर्मामीटर क्या होता है? टेम्परेचर मेजर करता है। थर्मामीटर क्या एक इंस्ट्रूमेंट है जो क्या मेजर करेगा? एन इंस्ट्रूमेंट विच मेजर व्हाट? टेम्परेचर। क्या मेजर करेगा? इसमें बेसिकली हम लोग कौन सा लिक्विड यूज करते हैं? लिक्विड कौन सा यूज करते हैं? मरकरी। मरकरी का सिंबल क्या होता है? Hg होता है। रूम टेम्परेचर भी किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? किस स्टेज में होता है? लिक्विड स्टेट में होता है। किस में? जो थर्मामीटर वगैरह लगा के डॉक्टर आपका टेम्परेचर मापता है। अब देखो कोई, चलो ठीक, कोई बात नहीं, इसीलिए नहीं करा रहे हैं, ठीक है। कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं, जो आप में नहीं है आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। स्पेसिफिक हीट है आपके यहाँ? नहीं है, कोई बात नहीं, जो चीज़ नहीं है वो नहीं पढ़ाएंगे बेटा। कोई बात नहीं, ठीक है, करा दे रहे हैं। ट्रांसफर ऑफ हीट है, कंडक्शन क्या होता है, कन्वेंशन क्या होता है, रेडिएशन क्या होता है, ये है। ओके, हो तो देख लीजिएगा, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अदर मॉलिक्यूल, मोस्ट कॉमन इन सॉलिड। कोई बात नहीं, अगर है तो देख लीजिए, आप कर लीजिएगा, कोई बात नहीं बेटा। चलो अब हेडिंग करो। अब बेटा, हाँ, अब जो है आप में वो कराते हैं। क्या है आप में बताओ? हाँ, होप्स एक्सपेरिमेंट। हाँ, अब देखो, होप्स आपका क्या एक्सपेरिमेंट है? या इसी में लिखिए आप, एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ व्हाट? क्या हेडिंग करो? एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ यही है लास्ट, और कुछ? ग्लोबल वार्मिंग भी है, ठीक है, करा दें, कोई बात नहीं, आज इसको कर देंगे। देखो, होप साहब का ये एक्सपेरिमेंट था। पहले ये समझो एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर का मतलब क्या है, ये ध्यान में रखना दोस्त, यहाँ समझो। बहुत कुछ याद नहीं रहेगा आपको, लेकिन फिर भी जितना याद रहेगा उसकी बताते रहे। बेटा, एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर में क्या है ये समझना है। विनोद आ जाओ। एनोमलस एक्सपेंशन, अब ध्यान समझो यहाँ, एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर में ये है, ध्यान समझ लो दोस्त, बहुत खास है ये। होप साहब ये बताते हैं, ये टेम्परेचर है इधर, मान लो इधर इसका क्या है, वॉल्यूम है, इधर इसका क्या है, वॉल्यूम है, मीटर क्यूब में है, मीटर क्यूब में है। अब यहाँ देखो, होप साहब ये क्या है, अगर वाटर को हम 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हीट करेंगे तब भी, 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर में ले जाएंगे तब भी, दोनों केसेस में उसका वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज होता है। जबकि अदर लिक्विड में क्या हुआ, या तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमेशा बढ़ेगा, या टेम्परेचर घटाएंगे तो हमेशा क्या होगा, घटेगा। लेकिन वाटर के केस में
थोड़ा सा एनोमली का मतलब क्या है, दूसरों से डिफरेंट कुछ एक्टिविटी या दूसरों से डिफरेंट कुछ बिहेवियर उसमें दिख रहा है। एनोमली मतलब समझते हो ना, विसंगति या तो कुछ डिफरेंस वाली चीजें दिख रही हैं। ज्यादातर लिक्विड्स में क्या हुआ है, या तो टेम्परेचर के साथ लगातार क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, या तो लगातार क्या हो रहा है, घट रहा है। टेम्परेचर घटाने के साथ या तो लगातार घट रहा है या लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। वाटर के केस में ऐसा नहीं था, 0 से 4 तक गए वॉल्यूम क्या हो गया, घटता गया, फिर 4 से आगे टेम्परेचर बढ़े तो वॉल्यूम क्या होता गया, बढ़ता गया। तो ये एनोमली उनको देखने को मिला, अदर लिक्विड्स में ऐसा देखा नहीं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। या तो हम वाटर को हीट करें या कूल करें, कितने डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। दोनों ही केसेस में वाटर के वॉल्यूम में क्या होता है, एक्सपेंशन होता है। इस तरह के एक्सपेंशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। चूंकि वाटर की बात कर रहे हैं इसलिए वाटर बोल रहे हैं। तो चूंकि आपने पढ़ा होगा डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, जरा बताओ, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है दोस्त, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। इसका तो जो हमारी डेंसिटी हो गई वो वॉल्यूम की क्या हो गई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई। वॉल्यूम सबसे कम कहां है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो डेंसिटी क्या होगी, सबसे हाई हो जाएगी। इसका मतलब डेंसिटी का हम यहां पर ग्राफ ड्रॉ करेंगे, यहां पर डेंसिटी का अगर यहां पर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो सिचुएशन कुछ ऐसे जाएगी। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा, इसकी डेंसिटी सबसे हाई होगी। क्लियर है कि नहीं हमारी बात। और वॉल्यूम क्या होगा इसका, कम होगा। ये टेम्परेचर है, ये क्या होगा, ये डेंसिटी होगा। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे डेंसिटी क्या होगी हमारी, मैक्सिमम होगी। क्या होगी, मैक्सिमम। लेकिन 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम क्या होगा हमारा, मिनिमम होगा। ऐसा कौन बता रहे हैं, होप्स आप अपने एक्सपेरिमेंट में देखें। होप्स आप क्या किए, अपने एक्सपेरिमेंट में देख लिए। क्लियर है। लेकिन इसको यहां से मत ड्रॉ करना, नहीं तो टीचर आपके क्या करेंगे, आपको पकड़ डालेंगे। ये बेटा बहुत इधर से ड्रा किया, ठीक है, ऐसे ड्रॉ करना, मैक्सिमम दिखना भी तो चाहिए। वॉल्यूम कम होता क्योंकि डेंसिटी वॉल्यूम में इनवर्स रिलेशन होता है। इज दैट क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात, इसे लिखा जाए समझा जाए। तो एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर का मतलब क्या है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड के रिस्पेक्ट में अगर हम वाटर को हीट करें या कूल करें, दोनों केसेस में वॉल्यूम क्या होता है, एक्सपैंड करता है। इसलिए कहते हैं इसको एनोमलस एक्सपेंशन। वाटर की बात हो रही है इसलिए ऑफ वाटर बोलेंगे। ज्यादातर लिक्विड में क्या हुआ, या तो टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम बढ़ रहा था या तो टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम क्या हो रहा था, घट रहा था। लेकिन वाटर में थोड़ा सा अलग तरीके से दिखा, इसलिए इसको क्या बोला गया, ये एक एनोमली है और इसको बोला गया क्या, एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। होप्स आप अपने एक्सपेरिमेंट में यही निकाले हैं, इसको लिखना है। लिखा जाए इसे, इज क्लियर, नोट करिए, चलिए लिखिए, लिखिए, देखो द एक्सपेंशन ऑफ, लिखो द एक्सपेंशन इन द वॉल्यूम ऑफ वाटर, द एक्सपेंशन इन द वॉल्यूम ऑफ वाटर the expansion in the volume of water, the expansion in the volume of what, water, the expansion in the volume of water, ठीक है, whether it is cooled or heat, whether it is heat or cooled, whether it is what, heat or cooled विथ रिस्पेक्ट टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, मतलब इसके आगे या तो पीछे, विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब इसके रिस्पेक्ट में या तो हीट कर रहे हैं या तो क्या कर रहे हैं, कूल करने का मतलब 4 से नीचे आ रहे हैं, हीट करने का मतलब 4 से ऊपर जा रहे हैं। इसलिए कहा हमने विथ रिस्पेक्ट टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, विथ रिस्पेक्ट टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ठीक है, the expansion in water in the volume of water, ठीक है, whether it is heat or cooled with respect to 4 degree centigrade temperature is called anomalous expansion of water, is called anomalous expansion of water। इसको हम लोग क्या कहेंगे, anomalous expansion of water कहेंगे। is that clear, ये हमने बता दिया आपको। ये ग्राफ आपको दिख रहा है सीधे एकदम,
मतलब 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम आएंगे तब भी वॉल्यूम बढ़ेगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड के आगे जाएंगे तब भी वॉल्यूम, मतलब 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर की जो वॉल्यूम होगी सबसे कम होगी, लीस्ट होगी, लेकिन 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे डेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। क्यों? क्योंकि डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी और वॉल्यूम में इनवर्स रिलेशन होता है। इज दैट क्लियर? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। भाई लिखो, सेंटीग्रेड नहीं बोलते। नोट डाउन करो जल्दी से, इसको बनाओ ग्राफ भाई, बनाओ जल्दी भैया, विनोद जल्दी बनाओ। ये डेंसिटी है केजी पर मीटर क्यूब में है, या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में भी लिख सकते हो, लेकिन हमने केजी पर मीटर क्यूब लिखा है वहां, केजी पर मीटर क्यूब। चले आगे बढ़े, यहां तक का सफर तय, ठीक है। अब लिखेंगे ग्लोबल वार्मिंग, हम लोग लिखेंगे क्या, बस वही है बेटा। अब लिखो बेटा, देखो ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। ये सब तो आप लोग जानते ही हैं, लेकिन फिर भी आप लोग पढ़ना चाहते हैं। क्या है ग्लोबल वार्मिंग? राइज इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ, राइज इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है, ग्लोबली अर्थ हमारी क्या हो रही है, हीट हो रही है। किस वजह से हो रही है ना, बाय द रेडिएशन, बाय द रेडिएशन ऑफ सन हीट, सन हीट, बाय द रेडिएशन ऑफ सन हीट। अब ये कैसे हो रहा है ये समझो, ये कैसे हो रहा है, इसको बोलते हैं ग्लोबल। जो इसमें इफेक्ट काम आता है उसी को बोलते हैं क्या, ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या होते हैं, तो बताता तो हूं बेटा, लेकिन समझो जब तब ना, जिस तरह की इफेक्ट की वजह से होता है उसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन सी रिस्पॉन्सिबल गैसेस हैं बताओ, कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। सबसे मोस्ट कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, ये सब है। ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस। क्या बोलते हैं इनको, ग्रीन हाउस गैसेस। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इसमें क्या पूरा फिनोमिना है, कॉन्सेप्ट है, पूरा बता देते हैं, बाकी लिखने की बातें हैं और कुछ नहीं इसमें, ठीक है। कोई दिक्कत? ग्लोबल वार्मिंग का मतलब सन की वजह से जो हीट आ रही है रेडिएट होकर यहाँ, है ना भैया, फिर अर्थ हमारी उसको क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है। इवनिंग के टाइम में क्या होता है, अर्थ हमारी वही हीट क्या करती है, रेडिएट करती है। एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेस हैं, एटमॉस्फेयर मॉइस्चर हैं, उससे हीट क्या होती है, बाउंस बैक हो जाती है, जिससे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। उसी को कलेक्टिवली हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, कि ग्लोबली हमारा जो एनवायरनमेंट है वो क्या हो रहा है, वार्म हो रहा है ना। बहुत सारे इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, क्या होगा, मतलब बहुत रैंडम रेनफॉल होने लगेगा, फ्लड आएंगे हमारा, है ना, बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर्स होंगे हमारे, होंगे कि नहीं, बहुत सारे आपके क्या होंगे, डिसीज हो सकते हैं आपको इससे, है ना। बहुत सारे क्या होंगे, जैसे क्रॉप के पैटर्न में हमारे चेंजेस आएंगे, है ना, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में कमी आ जाएगी, बहुत सारी चीजें होंगी कि नहीं।
बहुत सारी इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इसके क्या मतलब साइड इफेक्ट्स हैं, ये सब मैं बता रहा हूँ आपको। बस ये सब ध्यान में रखना है, पढ़ के स्टोरी बाकी आप लिख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? इजी चैप्टर है, आसान है, सब कर ले जाएंगे, लेकिन आपको समझाते हैं पूरा कॉन्सेप्ट है क्या, ये क्लियर है? ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है? बेसिकली राइजिंग टेम्परेचर ऑफ अर्थ बाई रेडिएशन ऑफ सन्स हीट। और क्या है भैया? सन से हीट बोल रहे हैं, लेकिन बेसिकली हो क्या रहा है? सन से हीट आ रही है अर्थ में, अर्थ एब्जॉर्व कर रही है, अर्थ जब रेडिएट कर रही है तो एटमॉस्फेयर की गैसेस से रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। इस वजह से क्या हो रहा है? एनवायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ रहा है। सन से डायरेक्ट नहीं हो रहा है, सन का हीट पहले किस में आ रहा है? अर्थ के पास, अर्थ एब्जॉर्व कर रहा है, फिर इवनिंग के टाइम में सन क्या करता है, अर्थ क्या करता है? हीट अपनी रेडिएट करता है, फिर यहां से जो हीट जा रही है वो क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, बाउंस बैक हो रही है। एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर है, गैस है, उनकी वजह से हो रहा है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा अगर ज्यादा हो जाता है तो ये क्या होता है भाई? रिफ्लेक्ट बैक करते हैं इन रेस को, मतलब हीट को क्या करते हैं वहीं बाउंस बैक कर देंगे। इस वजह से ग्लोबली क्या हो रहा है? एनवायरमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, उसको हम लोग कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। ठीक है। जिन गैसेस, जो गैसेस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। वो गैसेस कौन सी है हमारी? और इन गैसेस की वजह से ये इफेक्ट आ रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। इन गैसेस के लिए यही कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओजोन भी आता है, लेकिन वो जो ओजोन लेयर से नीचे है। हाँ नहीं बेटा, ओजोन लेयर ऊपर वाली बचा रही, नीचे वाली खतरनाक है, नहीं लिखवा रहे, नहीं टेंशन में आ जाओगे। चलो इतना लिखे, बढ़िया बात। अब इसको एक इमेज के थ्रू आप समझा सकते हैं, अगर इस तरह से कभी क्वेश्चन आता है ग्लोबल वार्मिंग पे तो आप समझा दीजिएगा कैसे। हटाएं इसको। चलो देखो, एक हमारे पास सन है भैया, सन किस कलर का है भैया? येलो, येलो। ये सन है, ये अपना क्या है बेटा विनोद? क्या है ये है सन। सन से एनर्जी आएगी, कहाँ आएगी भैया? अर्थ पे आएगी। अर्थ हमारी किस कलर की मान के चले बेटा? बस कर विनोद, बहुत करे। सन से हीट आएगी किसके पास? हम्म, आ रही है सन से हीट, फिर हीट यहां से भाई एब्जॉर्व किया, एब्जॉर्व करने के बाद क्या करेगा? जाएगा। लेकिन एटमॉस्फेयर में बहुत सारी लेयर्स हैं, किसकी? गैसेस की क्या होंगी? बहुत सारी लेयर्स होंगी। मॉइस्चर हो सकता है, इसमें मॉइस्चर भी होगा, समझ गए ना? वाटर वेपर क्लाउड्स भी हो सकते हैं। इससे लाइट रेज जाएंगी, यहां से टकरा कर क्या होंगी? जाएंगी यहां से, तो ग्लोबली टेम्परेचर क्या होगा इन्वायरमेंट का हमारे? इंक्रीज होता जाएगा। इसी को बोल रहे हैं क्या हम लोग? ग्लोबल। बना लोगे इस तरह से, कोई टेंशन वाली बात है? ये हमारा क्या है? अर्थ है। ये सब क्या है जो हमने बना दिए स्ट्रक्चर में? ये सारे गैसेस हैं। इन गैसेस में क्या आ जाएगा हमारा? CO2 है, और क्या है? वाटर भी है, मॉइस्चर है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ना, मीथेन है आपका, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारी गैसेस का ये लेयर है, यहां से आ रही है, इसकी वजह से हीट हो रहा है टेम्परेचर, इसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है सन की हीट की वजह से। अगर देखा जाए पीछे रीजन यही है, लेकिन एग्जैक्टली हो क्या रहा है? सन से आ रही है हीट अर्थ पे, अर्थ से क्या हो रही है? यहां से रेडिएट, अर्थ पहले ऑब्जॉर्व कर रही है, शाम के टाइम में क्या करेगी? उसको रेडिएट करती है, फिर जब यहां से हीट निकल के जाएगी तो क्या होगा? ये जो गैसेस के लेयर हैं क्या करेंगे? इसको रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं, जाम कर देते हैं, मतलब जाने नहीं देते, तो वहां से क्या होगा? ये रेज जाएंगी, वे वेव्स जाएंगी, टकरा के वापस आ जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? ग्लोबली टेम्परेचर क्या होगा हमारा? भाई हीट आया, हीट को जाने का रास्ता ही नहीं मिला, ओवरऑल टेम्परेचर सराउंडिंग को बढ़ेगा, इसलिए ग्लोबली चीजें क्या होती जाएंगी? वार्म होते जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, उसी को हम लोग बोलेंगे ग्लोबल। ये गैसेस जो है इनको बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस बोलेंगे। अब ये क्यों आ रहा है, इसको क्यों ब्लॉक कर रहा है? क्योंकि ये जो आ रहा है ये शॉर्टर वेवलेंथ है। ये क्या है? सन से जो वेव लाइट वो आ रही है, क्या हमारी जो वेव आ रही है, इसको बोलेंगे क्या? हमारी हीट वेव आ रही है, ये क्या है? शॉर्टर वेवलेंथ की है। किसकी है? शॉर्टर
वेवलेंथ। जो शॉर्टर वेवलेंथ की चीजें होती हैं वो क्या होती हैं, थिन होती हैं। क्या होती हैं, पतली होती हैं, आराम से चिड़ते फाड़ते चली आएंगी। मतलब आराम से पतली पतली चीजें होंगी तो बीच से निकल के चली आएंगी ना गैसेस के। लेकिन जो यहां से हीट रेडिएट हो रही है वो क्या होगी, जो यहां से हीट रेडिएट होकर जा रही है वो क्या है बताओ, ये है, बताओ, लॉन्गर वेवलेंथ है। ये क्या है, लॉन्गर वेवलेंथ की है। और लॉन्गर वेवलेंथ की जो वेव होती है वो क्या होती है, थिक होती हैं, मोटी होती हैं। क्या होती हैं, मोटा आदमी फंस जाएगा कि नहीं, पतले सांसर से निकल पाएगा, पतले नैरो स्पेस से होल से निकल पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा। उसको क्या बोलेंगे हम, ये है हमारा लॉन्गर वेवलेंथ की वेव यहां से जाती है जो सन अर्थ से निकलती है। तो क्या होगी, थिक होगी, ये मोटी होगी, लेयर्स के बीच में जाकर फंस जाएगी, इसलिए बाहर नहीं जा पाएगी। अगर पूछे कि क्यों नहीं जा पाया तो ये पार्शियलिटी हो रही है, पार्शियलिटी हो रही है, सन का तो आने दे रहे हैं, अर्थ का क्यों नहीं जाने दे रहे हैं। अमीर गरीब वाला हो गया, वो ताकतवर है, ये कमजोर है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। रीजन क्या समझ में आ रहा है, पीछे का लॉजिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या समझ में आया ना। ये मोटा होगा मैं बना दूं ताकि आपको क्लियरिटी रहे, ये वेव्स थोड़ी सी क्या हो जाएंगी, मोटी हो जाएंगी। कौन सी भैया, खा पी कर यहाँ क्या हो जाएंगी, मोटी हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, खा पी कर मोटी हो जाएंगी। समझने के लिए बता दिए, खा रही है बेटा, रेडिएशंस खा रही है, जाएंगी इस तरह से फिनोमिना हमारा चलेगा। समझ में आ गई बात, पिक्चर पूरी समझ में आ रही है। आपने ड्रॉ कर दिया तो झिंगा लाला, नहीं कर पाए तो उलाला उलाला, करना आना चाहिए। इज इट क्लियर, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। बस इस चैप्टर में इतना ही पढ़ के जाओ, कमाल करके आओ। थैंक यू बर्थडे।